Hello everyone, today's topic is how to approach hypotension. तो पहले अपन ऐसे देखेंगे कि पहले अपन जैसे पहले के टॉपिक देखे थे सीपीआर केस में देखते हैं, पहले उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपन हाइपोटेंशन के अप्रोच पे जाएंगे। कभी भी पेशेंट तुमको कहीं पे मिलो, ओपीडी में आओ, आईपीडी वाला पेशेंट मिलो या आईसीयू वाला पेशेंट मिलो या कहीं पे भी पेशेंट मिलो तुमको, तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि पेशेंट पहले अलाइव है, इसका हार्ट वर्किंग है या कार्डियक अरेस्ट में है, ये पहले डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट है बाकी सबके ट्रीटमेंट के। इसलिए और अर्जेंसी, अगर सबसे ज़्यादा इमरजेंसी उसी पेशेंट में होती है, क्योंकि हार्ट बंद है तो तुमको इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि 3 से 5 मिनट में अगर हार्ट की एक्टिविटी वापस तुम नहीं ला रहे हो या फिर खुद कॉम्प्रेशंस नहीं दे रहे हो तो ब्रेन को परमानेंट हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है। इस वजह से तुमको इमीडिएट एक्शन लेना होता है। इसलिए तुमको डिटेक्ट करना कार्डियक अरेस्ट इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं? कैरोटिड पल्स डायरेक्टली हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कैरोटिड पल्स इमीडिएटली ट्रकिया सेंट्रल होता है, ट्रकिया से थोड़ा सा लेटरल जाना है, ग्रू है वहाँ पे स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल और ट्रकिया के बीच में, वो ग्रू में तुमको सिर्फ सेंट्रल से जाके चेक करना है, वहाँ पे कैरोटिड पल्स आपको मिल जाएगी। कैरोटिड पल्स मिलने के बाद ये डिफाइन होता है कि हार्ट अभी पंप कर रहा है। अभी पेशेंट ये इसके आगे डिवाइड करना होता है पेशेंट को कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। उसके लिए स्टेबिलिटी देखने के लिए तुम ABCD अप्रोच में जाते हो। लेकिन अगर कैरोटिड पल्स नहीं है तो इमीडिएटली तुम CPR स्टार्ट करते और उस पेशेंट को बोलते तुम कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट। बहुत सारे जन क्या होता है कि MI है, हार्ट फेलियर है या फिर अरिथमिया है या कार्डियोजेनिक शॉक है और कार्डियक अरेस्ट, ये सब टर्मिनोलॉजी को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन ये सब टर्मिनोलॉजी जो है सब अलग अलग है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का जैसा कि मैंने अभी मतलब बोला है, हार्ट पंप कुछ नहीं कर रहा है, हार्ट बंद हो चुका है, कैरोटिड पल्स अब्सेंट है, यही डिफाइन करता है कि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट CPR है। अब देखते हैं अपन कि बाकी चीज़ों में और इसमें फ़र्क है। तो MI का मतलब क्या है? MI में जो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसी को दूसरा टर्म है भी नया कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट कौन सा ब्लड सप्लाई है, हार्ट जो है अपना, इस हार्ट में मेन 2 वेसल निकलते हैं, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, राइट मेन कोरोनरी आर्टरी, और इसके आगे जाके ब्रांचेस हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ये कोरोनरी आर्टरीज में अगर ब्लॉक बैठा है, जिससे एक पार्ट जो हार्ट का मसल जिसको ब्लड सप्लाई था वो वेसल से, वो उसको ब्लड सप्लाई होगा नहीं, उसको हाइपोक्सिक इंजरी होगी, उसकी इफिशिएंसी जो कॉन्ट्रैक्शन की थी वो खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी में उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन भी हो सकता है। ठीक है, और मान से आगे इन दी एंड जाके अगर बहुत मैसिव इन्फार्क्ट है या फिर मैसिव हेम्पर्ड हुआ है तो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी जाता है। ठीक है, दूसरा हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है। अब जैसे कि MI खुद हार्ट फेलियर कॉज कर सकते हैं, जैसे एक पार्ट में ब्लड सप्लाई बंद हुआ था जिस वजह से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है बराबर से और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो पंपिंग एक्शन कम होगा, उसी को हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो MI हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। और हार्ट फेलियर के दूसरे भी कॉजेस है जो कार्डियोमायोपैथी की वजह से होता है, कि वायरल कार्डियोमायोपैथी है, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम दिख सकती है। ठीक है, लेकिन ये सेपरेट एंटिटी है, हार्ट फेलियर अलग एंटिटी है, MI अलग एंटिटी है। कमिंग टू नेक्स्ट, अरिथमिया। अरिथमिया का मतलब ये होता है कि हार्ट की अंदर जो नॉर्मल SA नोड से सिग्नल जनरेट होना चाहिए था, जो कि AB नोड को जाना चाहिए था, आगे उसके बंडल ऑफिस है और दोनों साइड के ब्रांचेस से पूरे हार्ट को मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देना है और एक सीक्वेंस में उसका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के पैसेज में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको अरिथमिया बोलते हैं। अब कभी रेट कम हो सकता है, कभी रेट ज्यादा हो सकता है। तो नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 to 100 होता है। 60 से कम हुआ तो ब्रेडियारिथमिया, मोर देन 100 हुआ तो टकीकार्डिया, मोर देन 150 तो जनरली टकीआरिथमिया कंसिडर होता है, वो कभी नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम अरिथमिया को डिफाइन करते हैं। अरिथमिया में हार्ट रेट में प्रॉब्लम है और कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जो पेशेंट्स है तुम्हारे, MI है, हार्ट फेलियर है, अरिथमिया है, ये पेशेंट नॉर्मल टेंशन में भी आ सकते हैं, हाइपोटेंशन में भी आ सकते हैं, हाइपर टेंशन में भी आ सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं पेशेंट। ठीक है, इनिशियली अगर छोटा सा होगा तो बॉडी रेट कॉम्पेंसेट करने के लिए कोशिश करती है, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव होता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है, पेशेंट नॉर्मल टेंशन में भी आ सकता है। लेकिन यही पेशेंट्स अगर हाइपोटेंशन में आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं कार्डियोली शॉक।
उसी को बोलते हैं अपन कार्डियोजेनिक शॉक। यानी कि हार्ट रिलेटेड जो जो डिसीजेस थे जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में लैंड अप हुआ, उस पेशेंट को बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक में। ठीक है, तो कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या है कि ये पेशेंट हाइपोटेंशन में है हार्ट की कोई डिसीज की वजह से। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में और कार्डियोजेनिक शॉक में क्या फर्क हुआ? हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ये डिसीज की वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में लैंड अप हुआ, जो कि आखिरी में जाके कार्डियक अरेस्ट में लैंड अप हुआ। ये कार्डियक अरेस्ट में हार्ट एक्टिविटी पूरी बंद हो चुकी है, कार्डियक पल्स एब्सेंट है। कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट की एक्टिविटी चालू है लेकिन इफिशियंसी कम हो चुकी है, कार्डियक पल्स प्रेजेंट होता है लेकिन वाइटल्स डिरेंज होते हैं। जैसे कि हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन की वजह से हाइपोक्सिया भी होता है पेशेंट को। ठीक है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी भी रहती है, लेकिन पेशेंट का पल्स कार्डियक पल्स होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। इसीलिए इनमें सीपीआर देना नहीं है, कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर देना है। कार्डियोजेनिक शॉक में मोर फोकस इज ऑन हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन को इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो कमिंग टू बीपी फॉर्मूला, बीपी का फॉर्मूला क्या होता है कि बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट का फर्दर फॉर्मूला है कि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, और सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को ऐसे ही नीचे लीजिए। ठीक है, तो बीपी का मेन फॉर्मूला क्या है? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हार्ट से ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद कहाँ पे जाता है? अओर्टा में जाता है। अओर्टा के थ्रू जब ब्लड आगे वेसल्स में पास होते रहता है, तो ब्लड जो पास हो रहा है, ब्लड पास होते समय, ब्लड जो वेसल्स में पास होते समय वेसल के ऊपर कुछ प्रेशर जनरेट करता है और वेसल कुछ रेजिस्टेंस देते हैं ब्लड को आगे पास होते समय। ये वेसल्स जो रेजिस्टेंस देते हैं ब्लड को पास होते समय, उसी को बोलते हैं अपन सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टेमिक वेसल्स जो है ब्लड के पैसेज को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उसी को सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो वेसल जितना डायलेटेड है उतना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि अंदर ब्लड वॉल्यूम अच्छे से है तो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन भी उतना अच्छा होगा वेसल का। लेकिन अगर वेसल्स में ब्लड वॉल्यूम कम है, यानी कि ब्लड फ्लूइड कम, अपना डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, या फिर ब्लड लॉस है जिसमें वेसल एकदम कम हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम की कमी की वजह से, तो ऐसे टाइम पे इसका कॉन्ट्रैक्शन भी उतना अच्छा होता नहीं। ठीक है, तो वेसल फुल होना चाहिए तभी जाके उसका कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा हो सकता है। कमिंग टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट तो पता है, हार्ट कितने एक मिनट में कितने बार पंप करता है, उसका मतलब हार्ट रेट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है कि एक बीट में, एक कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एक मिनट में कितना हार्ट ने ब्लड पंप आउट किया है आगे। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक मिनट, एक बीट में कितना किया है। कार्डियक आउटपुट का मतलब है एक मिनट में कितना किया है। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम अब किस पे डिपेंड करता है? तीन चीजों पे डिपेंड करता है, प्री लोड है, आफ्टर लोड है, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्री लोड का मतलब क्या है? कितना ब्लड आता है हार्ट में, उसको बोलते हैं प्री लोड। आफ्टर लोड का मतलब ये है कि बाहर से कितना प्रेशर है हार्ट को पंप आउट करने के लिए, यानी कि अब आउटा में जाने के लिए थोड़ा प्रेशर तो होता है ना, आउटा का रेजिस्टेंस जो है, तो उसी को आफ्टर लोड बोलते हैं। यानी कि सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस और आफ्टर लोड ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, कि हार्ट को पंप करते समय वेसल्स में जाना है, वेसल का रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, उसी के बाद वो ब्लड आगे फ्लो होगा, तो वो वेसल्स के रेजिस्टेंस को ही आफ्टर लोड कहते हैं। ठीक है, तो आगे लास्टली कमिंग टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हार्ट कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अच्छे से पंप होगा। तो देखते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे डिपेंड करता है। ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा पंप आउट होगा, अच्छा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, अच्छा कार्डियक आउटपुट होगा, अच्छा बीपी होगा। कम ब्लड आएगा, कम पंप आउट होगा, कम स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, कम कार्डियक आउटपुट होगा, कम बीपी होगा। इसी का मतलब प्री लोड पे जितना अच्छा ब्लड आएगा उतना अच्छा पंप होगा और उतनी अच्छी कार्डियक आउटपुट रहेगा और बीपी रहेगा। उसी तरीके से ब्लड अच्छा आ रहा है, पंपिंग का आगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी में अगर प्रॉब्लम है हार्ट की, तो कितना भी कम आओ ब्लड, कितना भी ब्लड आओ, का हार्ट की कैपेसिटी नहीं पंप आउट करने की, तो इससे बैक प्रेशर बैठ के वो लंग में जमा हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को डेवलप होता है। ये जनरली हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में होता है। आफ्टर लोड का मतलब है कि ब्लड अच्छा आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी है हार्ट की, लेकिन पंप आउट करते समय जो है ना, बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है जो कि हार्ट को पंप ही नहीं करने देता ब्लड, जिस वजह से क्या होता है, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है, बीपी कम होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे सब है कि अपन
हाइपोटेंशन होने के बाद पेशेंट को क्या दे सकते हैं अपन, ड्रग्स कौन से दे सकते हैं, इसी फॉर्मूले पे सब राउंड अप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कि हाइपरटेंशन भी अगर किसी पेशेंट को होता है तो मेन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स अपने इसी पे काम करती है, फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूले को अच्छा बाय हार्ट करना है, इसी के ऊपर अपन ड्रग्स को आराम से, फ्लूइड कितना देते हैं, क्यों देते हैं, कब बंद करना है, कब कितना देना है, या फिर ड्रग्स कितना फ्लूइड देने के बाद तुमने ड्रग्स चालू करना चाहिए, जो कि वेसोप्रेसार्स है और आइनोट्रोपिक ड्रग्स है। आइनोट्रोपिक ड्रग्स का मतलब है हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छी करके पंप आउट ज्यादा कराते। और वेसोप्रेसार्स का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिससे बीपी इंप्रूव होता है। तो आइनोट्रोपिक ड्रग्स जो है तुम्हारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा के, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा के बीपी बढ़ाते हैं, और वेसोप्रेसार्स जो है सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। वेसोप्रेसार्स का एग्जांपल नॉरएड्रेनालिन बेस्ट है, आगे वेसोप्रेसिन भी है। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने वाला ड्रग जो मेन है तुम्हारा डोबिटामिन है, डोपामिन भी करता है, लेकिन मेनली डोबिटामिन अपन यूज करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट जो है, कार्डियक पल्स एब्सेंट है, सीपीआर देंगे, उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और अगर कार्डियक पल्स प्रेजेंट है तो पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल में डिवाइड करो। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं अपन, एबीसीडी में है। अगर एबीसीडी नॉर्मल आ रहा है, सब नॉर्मल रेंज में है तो पेशेंट स्टेबल है, और अबनॉर्मलिटी किसी में भी दिख रही है तो पेशेंट अनस्टेबल है और उसको इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। अपन मेनली अपन इसमें हाइपोटेंशन को देख रहे हैं, इस वजह से अपन सर्कुलेशन पे है। नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 है। बीपी जो है 90/60 के अगर नीचे आ रहा है, 90 सिस्टोलिक एंड 60 डायस्टोलिक, इसी को हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन इज नेवर नॉर्मल। दिस पेशेंट शुड गेट एडमिटेड अंडर आईसीयू एंड ही शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली, क्योंकि ये पेशेंट कभी भी और ज्यादा डिटोरेट होकर कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। इमीडिएटली ट्रीटमेंट लगता है ये पेशेंट को, ठीक है। इसको कभी नॉर्मल कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे इंटर्न्स को कंफ्यूजन होता है कि पेशेंट कभी नॉर्मल है, नहीं है, और कंफ्यूजन में कभी कभी गलत बीपी बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आप तुमको डाउट है, कभी बीपी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा सामने वाले को कह सकते हो तुम कि मुझे डाउट है कि पेशेंट का बीपी ऐसा ऐसा हो सकता है, तो सेकंड ओपिनियन इमीडिएटली वो लेगा, खुद से चेक करेगा या किसी और को चेक करने के लिए बोले। लेकिन अगर तुमने बाई चांस नॉर्मल कह दिया तो वो चेक नहीं करेगा, जिससे पेशेंट की हेल्थ और डिटोरेट हो सकती है। सो बी केयरफुल। तो अनस्टेबल पेशेंट में अगर हाइपोटेंशन में अगर पेशेंट आ रहा है, अब जैसे कि अब एग्जांपल देखेंगे अपन कि 60-year-old मेल पेशेंट हैड चेस्ट पेन सिंस 2 hours एट होम एंड ही वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल इन कैजुअलिटी। ऑन अराइवल immediately you will see for ABCD airway, patient was comfortable, means he was talking comfortably, and B for breathing, saturation was normal above 94, respiratory rate was 12 to 18 which is normal range। और बाद में से सर्कुलेशन में आए तुम, उसका हार्ट रेट जो था तुमको 70 या फिर 80 मिला, और बीपी जो था इसका 70/30 मिला, ठीक है। तो पेशेंट का जो ये बीपी है इसमें कम मिला है पेशेंट में, और पेशेंट को चेस्ट पेन था। अब ऐसे हाइपोटेंशन पेशेंट में, जिसमें अब सस्पेक्ट सब्जन कर रहे हैं कि एमआई हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट में अब हाइपोटेंशन को तुम ट्रीट कैसे करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकोस का ये आंसर होता है, बहुत सारे जो न्यूली पास आउट है, कि आई फ्लूइड्स देंगे। लेकिन कभी भी तुमको हाइपोटेंशन पेशेंट मिला तो ये पेशेंट शॉक में है। शॉक में जब पेशेंट होता है, इमीडिएटली तुम्हारा सबसे पहला काम ये है कि ये पेशेंट कौन से टाइप ऑफ शॉक में है, इसके बारे में सोचना है। उसी के बाद तुम ट्रीटमेंट के बारे में डिसीजन ले सकते हो कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, आई फ्लूइड देना है या नहीं देना है, या कितना देना है, और कुछ दूसरे ड्रग्स ऐड अप करना है या नहीं करना। तो ये टाइप ऑफ शॉक पे डिफाइन होता है कि तुमको क्या देना है। तो टाइप ऑफ शॉक कितने हैं, 4 टाइप के। एक हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है। तो ऐसे 4 टाइप के शॉक्स हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब ये होता है कि इसका जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हुआ है। अब इसमें फ्लूइड लॉस की वजह से हो सकता है या ब्लड लॉस की वजह से होता है। फ्लूइड लॉस किसमें होता है, वोमिटिंग है, लूज स्टूल्स है, डायबिटिक कीटोसिस जिसमें वोमिटिंग ज्यादा होता है, बर्न्स का पेशेंट है, जलने की वजह से होता है, पैंक्रेटाइटिस है, इसमें फ्लूइड लॉस होता है, फिर डेंगू है, डेंगू में फ्लूइड लॉस होता है। तो ऐसे पेशेंट में फ्लूइड लॉस की वजह से बीपी फॉल होता है। दूसरा ब्लड लॉस। ब्लड लॉस जो है, जो जिसमें ब्लड लॉस की वजह से अगर हाइपोटेंशन डेवलप हो रहा है, वो हाइपोवोलेमिक का एग्जांपल है, उसको हिमोरेजिक शॉक बोलते हैं। अब हिमोरेजिक शॉक में जो है ब्लड लॉस की वजह से होता है। अब कहाँ जनरली एंटीपार्टम हिमोरेजिक प्रेगनेंसी के टाइम पे, या पोस्टपार्टम हिमोरेजिक डिलीवरी के बाद, या फिर ट्रॉमेटिक है, कहीं पे वेसल कट होने की वजह से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, या टॉर्सो में इंजरी, चेस्ट में या एब्डोमेन में, जहाँ पे
फुल्ली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसमें इंजरी होने पर बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। फिर ऐसे जगह पे से इंजरी होती होंगी तो फिर बोन में मेजर बोन्स जो है जिसके ब्लीडिंग की वजह से, जहाँ पे फ्रैक्चर होने की वजह से ज़्यादा मैसिव ब्लीड हो सकता है, वो फीमर है और पेल्विस है। ये दो बोन याद रखना है। सिंगल टिबिया की बोन फ्रैक्चर की वजह से भी जनरली हाइपोटेंशन नहीं होता है, और ह्यूमरस के फ्रैक्चर की वजह से भी जनरली सिंगल बोन की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से हाइपोटेंशन नहीं होता है। फीमर एंड पेल्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन, ठीक है। तो ऐसे हिमोरेजिक शॉक और फिर फ्लूइड लॉस की वजह से ऐसे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। कार्डियोजेनिक शॉक में जो होता है हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है वो कम हुई है। क्यों हुई है? मे बी एमआई की वजह से हुई है, या हार्ट फेलियर की वजह से हुई है, या अर्जिमा की वजह से हुई है, या वॉल्वुलर हार्ट डिसीज है कि वॉल्व का कुछ प्रॉब्लम है, या कार्डियोमायोपैथी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी में प्रॉब्लम है, जिस वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में जो है 3 एग्जांपल्स आते हैं। 3 एग्जांपल्स जो है तुम्हारा सेप्टिक शॉक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक है और न्यूरोजेनिक शॉक है। ये 3 टाइप के शॉक्स होते हैं जो कि पेशेंट डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के एग्जांपल्स में आता है। सेप्टिक शॉक का मतलब यही है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में कहीं पे, जो कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्पर्स हो चुका है, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है वैसोडाइलेशन की वजह से, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से, केमिकल रिलीज की वजह से। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या होगा? एंटीबायोटिक देना है इन्फेक्शन के लिए, और फ्लूइड लॉस होता है ऐसे पेशेंट्स में, फ्लूइड देना है, और सिस्टमिक वैसोडाइलेशन होने की वजह से ऐसा ड्रग देना पड़ेगा जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसका मतलब ही है सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ाना है। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या था? हार्ट की कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई थी, तो ऐसा ड्रग देना पड़ेगा जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, तो इस वजह से तुमको आइनोट्रोपिक ड्रग देना है। लेकिन ऐसे पेशेंट में अगर तुम फ्लूइड देंगे तो वॉल्यूम ओवरलोड होगा, हार्ट को ऑलरेडी जितना वॉल्यूम है उतना ही कॉन्ट्रैक्ट करके आगे पुश करने नहीं आ रहा है, तुम और वॉल्यूम देंगे इसमें और फ्लूइड लगाएंगे तो पेशेंट को जितनी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो भी बैक प्रेशर होने से और ज्यादा पल्मोनरी एडिमा होगा, पेशेंट वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत जुडिशियसली फ्लूइड देना होता है, मोस्टली फ्लूइड देना नहीं होता इसमें। और ऐसे पेशेंट में तुम डोबुटामिन देते जो कि आइनोट्रोपिक ड्रग है जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है। इसका लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि वो वैसोडाइलेटरी इफेक्ट करता है, तो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करता है। तो डोबुटामिन अगर तुम सिंगली देंगे तो ऐसे पेशेंट में जिसमें कार्डियोजेनिक शॉक में है तो वो पहले हाइपोटेंशन करेगा सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम करके, जिससे बीपी फॉल होगा। इसीलिए ये नहीं होना बल्कि अपन नॉरेड ऐड करते उसमें प्लस डोबुटामिन देते हैं। नॉरेड क्या करता है? सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और बीपी को इंप्रूव करता है, और डोबुटामिन उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कि मेन डिसीज का प्रॉब्लम था उसको एड्रेस करता है और उसका बीपी को इंप्रूव करता है और पेशेंट की सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक की ट्रीटमेंट इस तरीके से होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में उस एंटीबायोटिक्स और फ्लूइड और वैसोप्रेसास देना है जिसमें मेन प्रॉब्लम था। और एनाफाइलेक्टिक शॉक में जो होता है पेशेंट में जनरल सिस्टमिक वैसोडाइलेशन होता है इसमें, और केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे भी पेशेंट को एलर्जिक थी, मैसिव लेवल पे, सिस्टमिक लेवल पे होता है। सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो पेशेंट को सिर्फ स्किन में इन्वॉल्वमेंट होता है, स्किन पे रैश आता है या फिर इचिंग होती है, व्हील्स आते हैं। लेकिन इसका सीवियर फॉर्म को, एलर्जिक रिएक्शन के सीवियर फॉर्म को ही एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। सीवियर फॉर्म में जो होता है सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट होता है, 5 सिस्टम में से 2 सिस्टम में अगर इन्वॉल्व होंगे तो इसको एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। 5 कौन से? स्किन है, सीवीएस, आरएस, सीएनएस एंड जीआईटी, जो कि पर एब्डोमेन अपन चेक करते हैं। जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन में अपन 4 सिस्टम देखते हैं, उसमें स्किन को ऐड करना बस। स्किन प्लस कोई भी अगर सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। और उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो है एड्रेनालिन है, 0.3 to 0.5 mg IM एंटरलेटरल ऑफ थाई में देना है डायरेक्टली, ये ट्रीटमेंट है। उसके बाद साथ में फ्लूइड भी देना है और जरूरत पड़ी तो वैसोप्रेसास भी लगाना है, और स्पेसिफिक एंटीहिस्टामिन्स और स्टेरॉइड्स भी देना होता है। न्यूरोजेनिक शॉक में जो होता है, न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब ये है कि पेशेंट के थोरासिक लेवल पे, जहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम का ड्राइव है, उसमें थोरासिक स्पाइनल इंजरी होने की वजह से सिंपैथेटिक ड्राइव चले जाता है, जिससे ये पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है, जिससे पेशेंट का जो बीपी मेंटेन करने की कैपेसिटी है
जो अपने सिंपैथेटिक सिस्टम की और हार्ट का जो हार्ट रेट मेंटेन करने का, बीपी मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में आता है। साथ में पेशेंट को ब्रैडिकार्डिया होता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट को ब्रैडिकार्डिया प्लस हाइपोटेंशन होता है, लेकिन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सेप्टिक शॉक के बाकी के शॉक्स में जो है, जब बीपी फॉल होता है, बॉडी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म यूज करके हार्ट रेट बढ़ाती, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिस वजह से बीपी मेंटेन करने की कोशिश करती बॉडी। तो हार्ट रेट इज वन ऑफ द फर्स्ट चेंजेस विच अपीयर्स when patient is about to land up in hypotension or is in shock। तो हार्ट रेट कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करता है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है बीपी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो भी अपने न्यूरोजेनिक शॉक पेशेंट में लॉस होता, क्योंकि सिंपैथेटिक ड्राइव जो कि मेंटेन करते रहता है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो न्यूरोजेनिक शॉक में पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है, साथ में ब्रैडिकार्डिया होता है। बाकी शॉक्स में हाइपोटेंशन प्लस टकीकार्डिया, ये वन ऑफ द यूनिक फीचर है न्यूरोजेनिक शॉक की, जिससे अपन पहचान सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक है हो रहा है इस पेशेंट में। दूसरा लास्टली ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के एग्जांपल है कार्डियक टेम्पोनाट, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कार्डियक टेम्पोनाट का मतलब ये है कि हार्ट के अराउंड की स्पेस है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें अगर फ्लूइड जमा हुआ, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। और अगर इस फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा होने की वजह से हार्ट के अराउंड अगर हाइपोटेंशन में पेशेंट लैंड अप हो रहा है, साथ में दो फीचर है उसको, और दो फीचर है साथ में, उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। उसमें तीन फीचर्स क्या मिलते हैं, इसको बोलते हैं बैकस्ट्राइड, हाइपोटेंशन होता है, मफल्ड हार्ट साउंड यानी कि हार्ट साउंड सुनाई नहीं देते, और रेस्ट जीवीपी रहता है। ये तीन साइंस होते हैं उसके बैकस्ट्राइड के, जो कि जब कार्डियक टेम्पोनाट होते हैं। लेकिन याद रखने के लिए आसान है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो कि हाइपोटेंशन में लैंड अप होता है पेशेंट, उसी को बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। उसी तरीके से न्यूमोथोरैक्स का मतलब है कि लंग्स के अराउंड जो स्पेस है, प्लूरल स्पेस, अगर उसमें ज़्यादा हवा भरी गई है तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। और इतनी ज़्यादा भरी गई कि जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में लैंड अप हो रहा है, उसको बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। दोनों में से ट्रीटमेंट सिर्फ यही है मेन कि ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करना है, यानी कि यहाँ पे नीडल डिकम्प्रेशन करो या आईसीडी डालो, जिस वजह से पेशेंट का लंग वापस एक्सपांड हो जाता है एयर निकलने की वजह से। और पेरिकार्डियल फ्यूजन में जो है पेरिकार्डियोसिंथेसिस करते हैं जिफर्ट स्टर्नम के नीचे से, जिस वजह से फ्लूइड निकाल देंगे अगर पेरिकार्डियल फ्यूजन में का, तो पेशेंट कार्डियक टेम्पोनेट रिलीव हो जाएगा। ठीक है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग को, इसके अंदर अगर ब्लॉक बैठा मैसिव, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इस पेशेंट में ये ब्लॉक निकालने के लिए थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। कभी भी पेशेंट अगर हाइपोटेंशन में आ रहा है तो पेशेंट शॉक में है, तो इमीडिएटली तुमको ये चार टाइप के बारे में सोचना है, और इसमें से किस में बैठता है पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट के हिसाब, या कोई एग्जामिनेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस में बैठता है पेशेंट, उस हिसाब से अपन उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। ये सब जानने की वजह यह है कि चारों भी शॉक्स में से कार्डियोजेनिक शॉक जो है, इसमें फ्लूइड यूज बहुत कॉशियसली होता है। तो ये पेशेंट में अगर तुम हैप्पीजार्डली अगर कैसा भी फ्लूइड्स लगाओगे, तो पेशेंट तुम्हारे फ्लूइड देने की वजह से अरेस्ट हो जाएगा। तो अगर पेशेंट चेस्ट पेन की हिस्ट्री के साथ आया, 2 घंटे से चेस्ट पेन हिस्ट्री दे रहा है, 2 घंटे से चेस्ट पेन था, साथ में फिर एग्जामिनेशन वाइज तुमको लगता है कि बाबा पेशेंट हाइपोटेंशन है या ब्रैडिकार्डिया है, टकीकार्डिया है, साथ में पेशेंट के ईसीजी में स्टेमी दिख रहा है या एन स्टेमी दिख रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली डायग्नोसिस एमआई है, कार्डियोजेनिक शॉक में है। इसमें फ्लूइड हैप्पीजार्डली लगाना नहीं है। इसमें नोराइड प्लस डोबुटामिन स्टार्ट करो, पेशेंट को एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए अरेंज करो, इमीडिएटली वो ब्लॉक निकालोगे, पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हिसाब से तुम पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए हाइपोटेंशन में जो भी पेशेंट मिलता है, इसके बारे में सोच के। फिर पेशेंट को अगर फ्लूइड लॉस वाला है, जैसे हिस्ट्री में देता है मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग है, लूज टूल्स है, यानी फ्लूइड लॉस है इस पेशेंट में, तो इस पेशेंट में तुम सिर्फ आरएल या एनएस लगाओ, आइसोटोनिक सलाइन, फ्लूइड्स लगाने के बाद पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जनरली पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है।
जनरली हाइपोटेंशन का पेशेंट जो प्रेजेंट होता है वो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के साथ, साइनोज या पैलेट के साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सेप्टिक शॉक जो है वार्म और फ्लश्ड स्किन के साथ प्रेजेंट होता है, और न्यूरोजेनिक शॉक जो है वार्म और ड्राई स्किन के साथ। ये एक फीचर है, क्लिनिक फीचर, जिससे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अपन एक सिनेरियो के साथ एक केस देखेंगे कि 16-year-old मेल पेशेंट हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, देन he was going on bike to his college. He had accident, followed by he was having deformity in left femur, some blunt abdomen trauma, and he was unable to move both of his lower limbs. He was brought to casualty on trolley. Now in this patient, how you will approach? तो अगर ये सब पेशेंट आ रहा है, तो अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्डियक पल्स देखेंगे। पहले कार्डियक अरेस्ट में के पेशेंट इमीडिएटली रूल आउट करेंगे। कार्डियक पल्स देखा, अगर मिला तो पेशेंट फिर स्टेबल है या अनस्टेबल में जाएंगे। अगर नहीं मिला तो इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली पेशेंट को अप्रोच करेंगे। और अगर कार्डियक पल्स मिला तो फिर ABCDE के हिसाब से उसको स्टेबल या अनस्टेबल में डिफाइन करेंगे। एयरवे विथ सी स्पाइन स्टेबलाइजेशन देंगे उसको, फिर बी फॉर ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन चेक करेंगे, ऑस्कल्टेट वर्क करेंगे पेशेंट को, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, रेस्पिरेट कितना है देखेंगे, सर्कुलेशन में देखेंगे कि फिर उसका BP कितना है, पल्स रेट कितना है, CRT कितना है, कैपिलरी फिलिंग टाइम लेस देन 3 सेकंड जो होता है। फिर डिसेबिलिटी में देखेंगे उसके पीपल्स कैसे हैं, GCS कितना कॉन्शियसनेस है उसका, पेशेंट का सेंसोरियम लेवल कितना है, या जो बात अपन कर रहे हैं वो पेशेंट को समझ में आ रही है या कंफ्यूज्ड है पेशेंट। फिर उसके पीपल्स देखेंगे, फिर उसका शुगर लेवल देखेंगे, और फिर CNS एग्जामिनेशन में देखेंगे पे वीकनेस कुछ है क्या, कहीं पे कुछ वीकनेस है क्या, या न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट मिलता है क्या। फिर एक्सपोजर में देखेंगे कि पेशेंट को कहीं पे और इंजरीज है क्या, और कुछ इन्फेक्शन के सोर्स मिलता है, या बाकी ऐसा कुछ एक्सपोजर मिलता है क्या। तो ऐसा अपन ABCD अप्रोच करेंगे। तो ऐसा करने के बाद अगर तो इस पेशेंट में, जो कि एक यंग पेशेंट है ना, जिसने ब्रेकफास्ट करके निकला है, तो इसमें कौन से शॉक हो सकते, रीजन ऑफ शॉक, यानी कि पेशेंट का अगर इसका BP अगर 70/30 है, यानी कि पेशेंट हाइपोटेंशन में है, शॉक में है, तो इस पेशेंट में कौन सा शॉक हो सकता, कौन सा टाइप का हो सकता, तुम क्या सस्पेक्ट कर सकते? तो इस पेशेंट में ऑलमोस्ट तीनों भी बिठा सकती है, चारों भी बिठा सकते तुम, अगर तुम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वाइज अगर अप्रोच बरोबर से कर। हाइपोवोलेमिक शॉक, हीमोरेजिक शॉक कैसा हो सकता है पेशेंट का, कि पेशेंट को फीमर फ्रैक्चर है, साथ में पेल्विक फ्रैक्चर हो सकता है, ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेन मैंने कहा है, तो एब्डोमेन वेसल या ऑर्गन इंजरी कुछ हो गई, तो ब्लड लॉस हुआ है, जो मैसिव ब्लड लॉस हो, जिस वजह से पेशेंट का शॉक में है, हाइपोवोलेमिक शॉक में। तो ट्रीटमेंट इसका मेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड अरेंज होने तक तुम फ्लूइड देना है, बस अराउंड 500 to 1 लीटर RL लगाना है, और इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो इसमें पेशेंट का लेकिन वोमिटिंग, डायरिया, डेंगू, डेंगू की तो हिस्ट्री नहीं है इसमें, तो क्योंकि फीवर की हिस्ट्री नहीं है, डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है, तो ये सब तो मोस्टली रूल आउट हो गया। दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक, पेशेंट गाड़ी पे से गिरा है, किसी को जाके धड़क दिया है, ये नहीं, मैंने से बोला है गाड़ी पे से गिरा है, तो अर्दिमा की वजह से खुद चेस्ट पेन आके पेशेंट का सिनकोप होके गिरे वाला भी हो सकता है, जिस वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में भी हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, पेशेंट सेप्टिक शॉक नहीं हो सकता क्योंकि हिस्ट्री और में कुछ है नहीं, इन्फेक्शन का सोर्स या फीवर की हिस्ट्री या कुछ नहीं है। न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, क्या हो सकता है, थोरेसिक स्पाइनल लेवल की इंजरी हो सकती है, जिसको बायलैटरल लोअर लिम्ब वीकनेस है, तो थोरेसिक स्पाइनल लेवल इंजरी पे अगर हो गई होंगी, उसको सिंपैथेटिक ड्राइव गया होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन प्लस ब्रैडिकार्डिया होना चाहिए, इसमें हाइपोटेंशन प्लस टैकीकार्डिया होना चाहिए। तो इसमें तुम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में है या हाइपोवोलेमिक शॉक में है। और क्या हो सकता है इस पेशेंट में, एनाफिलेक्टिक शॉक, पेशेंट नाश्ता करके बाहर निकला है, तो मे भी उसने ऐसा कुछ खाया जो कि जिसकी उसको एलर्जी थी, उसने खा लिया, जिस वजह से उसको पेशेंट एनाफिलेक्टिक शॉक में गया है, जिस वजह से पेशेंट गिर गया और तुम्हारे पास लाया गया है, तो ये भी तुम सस्पेक्ट कर सकते हैं ऐसे पेशेंट में। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में पेशेंट गाड़ी पे से गिरने की वजह से, अब मे भी जब ब्लड ट्रॉमा चेस्ट भी हुआ था उसको, इस वजह से हार्ट के अराउंड ब्लड जमा हुआ है पेरिकार्डियल स्पेस में, कार्डियक टेम्पोरेट भी हो सकता है पेशेंट को इस वजह से। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि लंग को इंजरी होने की वजह से लंग के अराउंड की जो प्लूरल स्पेस में उसमें हवा भरेगी, जिस वजह से टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी पेशेंट को डेवलप हो सकता है, ये भी तुमको रूल आउट करना होता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सस्पेक्ट
इसमें तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, इसमें कुछ हिस्ट्री मिला नहीं अपने को ऐसा कि जो कि पेशेंट को पल्मोनरी सडन ऑनसेट ब्रेथलेसनेस प्रेजेंट होता है, चेस्ट पेन की कंप्लेंट होती है सडन ऑनसेट, तो ऐसे तो कुछ हिस्ट्री मिला नहीं। तो इस हिसाब से अपन अप्रोच करना चाहिए हिस्ट्री वाइज। फिर एग्जामिनेशन वाइज में कुछ फाइंडिंग्स मिलती है इनके रिलेटेड कुछ, तो पेशेंट के मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ शॉक में जाके फिर उस हिसाब से उसके ट्रीटमेंट देना होता है। ब्लाइंडली फ्लूइड लगाना नहीं होता है। जब तक तुम एक अप्रोच एक कॉज तक नहीं पहुंचते, ब्लाइंडली फ्लूइड लगाना ये अप्रोच सही नहीं है, ठीक है। लास्टली हीमोरेजिक शॉक जो है 4 क्लास में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। क्लास 1 का मतलब ये है कि लेस देन 750 ml ब्लड लॉस हुआ है। क्लास 2 का मतलब ये है कि 750 to 1.5 लीटर तक ब्लड लॉस हुआ है। क्लास 3 का मतलब ये है कि मोर देन 1.5 लीटर टू 2 लीटर तक ब्लड लॉस हुआ है। और क्लास 4 जो कि बहुत सीवियर है, मोस्ट सीवियर फॉर्म है, इसमें मोर देन 2 लीटर ऑफ ब्लड लॉस हुआ है। इस तरीके से हीमोरेजिक शॉक को 3-4 क्लासेस में डिवाइड किया है। क्लास 1 में पेशेंट को ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं, टकीकार्डिया भी नहीं होता जो कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, पेशेंट को हाइपोटेंशन डेवलप नहीं होता है। क्लास 2 में जो है पेशेंट को टकीकार्डिया डेवलप होता है, लेकिन अभी हाइपोटेंशन डेवलप नहीं होता है इतना सारा ब्लड लॉस होने के बावजूद भी, क्योंकि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है हार्ट रेट बढ़ता है उसका। और क्लास 3 में पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ने के बावजूद इतना सारा ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में लैंड अप होता है। क्लास 4 वाला पेशेंट भी हाइपोटेंशन में ही होता है, और ये पेशेंट को इमीडिएटली ट्रीट नहीं करोगे तो पेशेंट अरेस्ट हो जाएगा ब्लड लॉस की वजह से। तो क्लास 1 और क्लास 2 को सिर्फ फ्लूइड देने के बाद पेशेंट मेंटेन हो जाता है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन क्लास 3 में हाइपोटेंशन है और क्लास 4 में भी हाइपोटेंशन है, इस पेशेंट्स में फ्लूइड इनिशियल फेज में लगाना है जब तक ब्लड अरेंज होता है, और इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ट्रीटमेंट है। तो तुम कैसा अप्रोच करोगे, इमीडिएटली फ्लूइड लगाना है और ब्लड सैंपल्स निकालना है और इमीडिएटली रन करना है, और एक विदिन 15 to हाफ एन आवर 15 मिनट्स हाफ एन आवर तुमको अरेंज करके इमीडिएटली ब्लड लगाना है। अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है उसका ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से, तो ओ नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर इमीडिएटली तुम ट्रांसफर करोगे पेशेंट की सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से हाइपोटेंशन के पेशेंट को अप्रोच करना चाहिए। बीपी का फॉर्मूला के हिसाब से ही सब ट्रीटमेंट वो है। हाइपोवोलेमिक शॉक में प्रीलोड कम होता है, इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, इसलिए बीपी कम हुआ। कार्डियोनिक शॉक में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ, इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ, बीपी कम हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हुआ, इसकी वजह से बीपी कम हुआ। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आफ्टर लोड बढ़ जाता है, जिस वजह से बीपी कम होता है, ठीक है। आफ्टर लोड बढ़ने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, इनका इनवर्स रिलेशन है आफ्टर लोड और स्ट्रोक वॉल्यूम का, और प्री लोड और स्ट्रोक वॉल्यूम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आफ्टर लोड बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और बीपी कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपने अप्रोच करना चाहिए। ऑल्सो मुझे एक बात बताओ कि फ्लूइड जो है ब्लड को रिप्लेस कर सकता है? फ्लूइड ब्लड को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, अपन कौन सा देते हैं, एनएच देते हैं, आरएल देते हैं, डीएनएच देते हैं। एनएच में क्या होता है, वाटर है डिस्टिल्ड प्लस सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, नमक है वो, तो वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड है। बाकी आरएल में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और एसिडेट होता है। फिर वैसे डीएनएस में जो है सोडियम क्लोराइड, वाटर और डेक्सट्रोज है। तो फ्लूइड्स जो होता है सिर्फ पानी है, पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ शुगर्स एडअप किया है। लेकिन ब्लड में जो है 55% प्लाज्मा है, जो कि मैक्सिमम वाटर है, लेकिन उसके अंदर जो है प्रोटीन्स है, एंटीबायोटिक्स है, सॉरी एंटीबॉडीज है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, और साथ में 45% जो है सेल्स होते हैं। कौन से हैं, आरबीसीज है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसीज है। तो ये सब मिलके ब्लड बनता है। तो इनका सबका अपना अपना रोल है। तो कोगुलेशन है, प्रोटीन्स का जो रोल है प्रेशर मेंटेन करने का है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रोल है, सबका अपना अपना रोल है। तो वो फ्लूइड कभी ब्लड को रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए जब पेशेंट हाइपोटेंशन में आ रहा है हीमोरेजिक शॉक की वजह से, अगर तुमने ज़्यादा फ्लूइड दिया है तो जहाँ पे भी क्लॉट बना है ब्लीडिंग रोकने के लिए, वो क्लॉट भी डिसलॉज हो जाता है ज़्यादा फ्लूइड की वजह से। तो पेशेंट और ज़्यादा डिटोरेट हो सकता है ज़्यादा फ्लूइड देने की वजह से। तो ज़्यादा फ्लूइड देना सही नहीं है हीमोरेजिक शॉक में। इसलिए ऑप्टिमम फ्लूइड लगाओ और इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ट्रीटमेंट है उसका, ठीक है। फ्लूइड कभी ब्लड को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए कंफर्म करना होता है कि हीमोरेजिक
शॉक है क्या, अगर होगा तो इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही ट्रीटमेंट होता है उसका। एंड वन मोर थिंग, वेसल जो है अच्छे से भरे वाली रही तभी उसकी कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो सकता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट अच्छे से इफिशिएंटली हो सकता है। अगर वेसल बारीक है, एकदम भरे वाली नहीं है, वॉल्यूम फुल नहीं है, उसमें ब्लड वॉल्यूम कम है, तो उस टाइम पे जो है वेसल कंस्ट्रिक्ट भी अच्छा नहीं करती। तो इसी वजह से सेप्टिक शॉक में जो है फ्लूइड वॉल्यूम लॉस भी होता है और साथ में वैसोडायलेटरी इफेक्ट भी रहता है। तो इसी वजह से उसमें पहले ज़्यादा फ्लूइड दो, वेसल को अच्छे से भर दो, भरने के बाद तभी भी बीपी इंप्रूव नहीं होने के बाद उसके साथ में वैसोप्रेसार्स लगाते हैं अपन नॉरेड, जो कि फिर वैसोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट बेस्ट दे सकता है अपने को। ठीक है, फाइनली कभी भी पेशेंट हाइपोटेंशन में मिला तो एक पेशेंट के बारे में इमीडिएटली सोचना है कि पेशेंट शॉक में है, ये 4 टाइप में से एक शॉक में बिठाना है और जिसमें भी बैठा उसका इमीडिएटली उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। इसको राउंड अप करेंगे तो 4 से 5 ही चीज़ें हैं तुम्हारे पास हाइपोटेंशन में। कभी भी पेशेंट तुमको कहीं सी भी कंडीशन में मिला तो 4 से 5 ही चीज़ें हैं तुम्हारे पास, तुम दे सकते। एक तो फ्लूइड है या नॉरेड प्लस डोग्लूटामाइन लगा सकते, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव कर सकते बस, और ब्लड लॉस होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बस इतनी ही ट्रीटमेंट है। इसलिए इसमें से ही किसी में बिठाना है अपने को, बस इमीडिएटली सोचना है। ठीक है, दूसरी हो रही एक चीज़ ये है कि तीनों भी हाइपोवॉलेमिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में तीनों में भी फ्लूइड लगाते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में फ्लूइड नहीं लगाते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी आफ्टर लोड बढ़ता है, आउटपुट कम हुआ है कार्डियक आउटपुट, लेकिन साथ में जो है प्री लोड जो है हार्ट के अंदर जो आने वाला वॉल्यूम है वो भी कम हुआ रहता है, इसलिए तुम इसमें भी फ्लूइड लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों में भी फ्लूइड लगाते हैं। कार्डियोजेनिक में शॉक में फ्लूइड लगाना नहीं है। इस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए। विद दिस वी कंक्लूड आवर टॉपिक अप्रोच टू हाइपोटेंशन। ठीक है, थैंक यू।